आखिर जुबिन में ऐसा क्या जादू था कि वे हर पीढ़ी के लोगों के बीच इतने लोकप्रिय थे? आखिर सच्चाई क्या है? क्या वाकई में सिद्धार्थ शर्मा और श्याम कानू महंत ही असली गुनहगार है, या फिर इनके पीछे कोई बड़ी हस्ती इस पूरे घटनाक्रम की साजिश रच रही है? आखिर जुबिन के दुश्मन कौन हो सकते हैं? आज स्वर्गीय जुबिन का 53वां जन्मदिन है और ये वीडियो उन्हें समर्पित है, मेरी ओर से एक छोटी सी श्रद्धांजलि। हम इस वीडियो के जरिए दिखाना चाहते हैं कि लोग उन्हें इतना क्यों चाहते थे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, और हाँ, कमेंट में बताइएगा कि आपको जुबिन की गायकी के अलावा उनकी कौन सी आदत सबसे ज्यादा पसंद थी। जुबिन का जन्म 18 नवंबर 1972 को मेघालय के तुरा में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता मोहिनी मोहन बरठाकुर एक पूर्व मैजिस्ट्रेट थे, साथ ही वे एक गीतकार और गायक भी है। जुबिन की माँ लिली बरठाकुर एक साधारण गृहिणी थी, लेकिन उनके अंदर संगीत की एक गहरी समझ थी। बचपन में जुबिन ने सुरों की पहली तालीम अपनी माँ से ही ली और यहीं से शुरू हुई उनकी संगीत यात्रा। जुबिन की दो बहनें हैं, जोंकी बरठाकुर और पालमी बरठाकुर। जोंकी बरठाकुर एक प्रसिद्ध गायिका और अभिनेत्री थी और पालमी बरठाकुर जियोग्राफी की टीचर है। गाना गाने के अलावा जुबिन कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने में भी माहिर थे, खासकर तबला। संगीत उनके लिए सिर्फ पेशा नहीं बल्कि जीवन जीने का सबसे सुंदर साधन था। जुबिन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कार्मेल स्कूल जोरहाट से प्राप्त की, फिर करीमगंज हाई स्कूल और बिजनी बंधव हाई स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने 1989 में तमुलपुर हायर सेकेंडरी स्कूल नलबाड़ी से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसी वर्ष वे बंगाल पुखरी जोरहाट चले गए, जहां उन्होंने जेबी कॉलेज में साइंस स्ट्रीम में हायर सेकेंडरी पास किया। इसके बाद उन्होंने 1991 में बी बरुआ कॉलेज गुवाहाटी में बैचलर ऑफ साइंस की पढ़ाई शुरू की, लेकिन अपने संगीत कैरियर पर पूरा ध्यान केंद्रित करने के लिए बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। यही से शुरू हुआ जुबिन के संगीत सफर का असली अध्याय। वह समय आसान नहीं था, पूरा आसान। मिलिटेंट संगठन उल्फा के खौफ में जी रहा था। उल्फा असम में एक स्वतंत्र और समाजवादी राज्य चाहता था। इस अवधि में काफी हिंसा देखी गई, जिनमें राजनीतिक हत्याएं, अपहरण, बम विस्फोट, साथ ही मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोप जैसे बलात्कार और यातना शामिल थे। लेकिन इसी भय और अंधकार के बीच साल 1992 में जुबिन ने अपने पहले म्यूजिकल एल्बम अनामिका के जरिए संगीत की एक नई रोशनी फैलाई। अनामिका एल्बम ने लोगों के दिलों में जैसे नई जान फूंक दी। उस समय पूरा आसाम उल्फा के आतंक से जूझ रहा था, लेकिन जुबिन के गीतों ने लोगों को राहत की एक किरण दिखाई। लोगों ने उनके सुरों में अपना दर्द, अपनी उम्मीद और अपनी भावनाएं खोज ली, और वहीं से जुबिन हर आसामी के दिल की धड़कन बन गए। इसी तरह जुबिन का संगीत सफर आगे बढ़ता गया। एक के बाद एक अनगिनत एल्बम आए। आशा, माया, शब्द, रंग, जॉनकी मन, पाखी, माँ, सिला, और हर एल्बम को लोगों ने दिल से अपनाया। जुबिन सिर्फ गायक नहीं थे, वे आसाम की आत्मा की आवाज बन गए। उन्होंने अपने सुरों और फिल्मी योगदान से आसाम की फिल्म इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और उसे दुनिया के सामने एक नई पहचान दी। 4 फरवरी 2002 को जुबिन ने अपनी जीवन साथी गरिमा जी से विवाह किया, जो एक मशहूर फैशन डिजाइनर है। जुबिन की पहचान आसाम होते हुए पूरे भारत के अन्य राज्यों में विस्तारित हो ही रहे थे कि उसी दौरान उनकी प्यारी बहन एक कार एक्सीडेंट में गुजर गई। इस दुख को जुबिन की माँ सहन नहीं कर पाए और उन्होंने भी इस दुनिया को अलविदा कहा। माँ और बहन की मृत्यु ने जुबिन को अंदर से झंझोड़ कर रख दिया और वे पूरी तरह से टूट गए। और वो दौर जुबिन के जीवन का सबसे दर्दनाक समय था, लेकिन उस कठिन घड़ी में उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी उनकी पत्नी गरिमा गर्ग। उस कठिन समय में गरिमा जी ने जुबिन को संभाला, उनकी ताकत बनी और जुबिन को अपने संगीत साधना में मग्न रहने के लिए प्रोत्साहित किया। उसके बाद जुबिन के गीतों का सफर आगे बढ़ता गया। बॉलीवुड में भी दादा ने अपनी जादुई आवाज से पूरे हिंदुस्तान के लोगों का दिल जीत लिया। 2006 में रिलीज हुई फिल्म गैंगस्टर के गाने या आली ने जुबिन को न सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पड़ोसी देश में भी बहुत मशहूर कर दिया। इसके बाद जुबिन ने अनगिनत सुपरहिट गाने दिए, जिसमें जाने क्या चाहे मन, दिल तू ही बता जैसे गीत आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। आसामिया, हिंदी और बंगाली गीतों के साथ साथ जुबिन ने लगभग 40 भाषाओं में गाने गाए। उन्होंने 40,000 से अधिक गीतों को अपनी आवाज दी है और उनका योगदान कोलकाता फिल्म इंडस्ट्री में बेहद महत्वपूर्ण रहा। एक समय
ऐसा आया कि जब बंगाली फिल्म इंडस्ट्री गिरावट के दौर से गुजर रही थी, ठीक उसी समय जुबिन दा सहित कुछ उभरते गीतकार और कलाकार आगे आए जिन्होंने एक के बाद एक हिट गाने दिए और बंगाली फिल्म इंडस्ट्री को फिर से कमर्शियल सक्सेस दिलाने में अहम भूमिका निभाई। एक समय ऐसा आया कि जब जुबिन दा बॉलीवुड की चकाचौंध और उसकी जीवन शैली से उब गए थे। बॉलीवुड के कई मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उनसे गाना तो गवाते थे, लेकिन बाद में उनकी आवाज की जगह किसी और गायक से डबिंग करवा दी जाती थी। जुबिन दा को एहसास हुआ कि उनके साथ पॉलिटिक्स हो रही है। तब उन्होंने ठान लिया कि अब उन्हें अपनी मिट्टी, अपने साम्राज्य में वापस लौट जाना चाहिए। तभी उनकी जन्मभूमि की खुशबू और अपनों की पुकार उन्हें वापस बुलाने लगी। वे अक्सर कहा करते थे कि राजा को कभी भी अपना राज्य नहीं छोड़ना चाहिए। जुबिन दा ने ये भी कहा था कि अगर किसी को उनसे गाना गवाना है तो उन्हें गुवाहाटी आना पड़ेगा। और फिर दादा ने बॉलीवुड छोड़कर गुवाहाटी लौटने का निर्णय लिया, जहाँ से उन्होंने अपने एक नए सफर की शुरुआत की। उन्होंने कई म्यूजिक कंपोज किए और साथ ही असमिया फिल्म में बतौर हीरो भी काम किया, जिससे वो आसाम के लोगों के दिलों पर गहराई से छाप छोड़ते गए। उनकी कुछ हिट असमिया फिल्म जिसमें उन्होंने बतौर एक्टर, सिंगर और म्यूजिक से लोगों का दिल जीता, वो सारी फिल्मों के नाम आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। दादा के व्यक्तित्व का एक और पहलू ये भी है कि जुबिन दा न केवल एनिमल लवर थे, बल्कि वो नेचर लवर भी थे। उनके स्टूडियो और घरों में उन्होंने तरह तरह के पौधे लगाए। इसके अलावा उन्होंने कई नस्लों के कुत्तों को अपने परिवार की तरह पाला था। प्रकृति की तरह ही जुबिन दा का दिल बेहद सच्चा था। मन में जो भाव रखते थे वही बात सीधा मुंह पे बोल देते थे। आप में इतनी कड़वाहट क्यों है? Because I'm a rebel. और उनके इसी स्वभाव के कारण वो हमेशा सुर्खियों में बने रहते थे। सिलोन ट्री, असम में जिसे नाहौर कहा जाता है, वो पेड़ जुबिन दा के फेवरेट थे और प्रकृति के प्रति उनका प्रेम एक घटना में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। गुवाहाटी में दिगली पुखरी नाम की एक बहुत ही पुरानी झील है जो चारों ओर से विशाल और पुराने पेड़ों से घिरी हुई है। सरकार ने गुवाहाटी में दिगली पुखरी से नून माटी तक एक बड़ा फ्लाईओवर बनाने की परियोजना शुरू की थी। इसी संदर्भ में कुछ पेड़ों को काटे जाने की सूचना भी मिली थी, लेकिन जुबिन दा ने उसी दिगली पुखरी के पास पेड़ों की कटाई के खिलाफ आधी रात को धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने उन पेड़ों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पर जोर दिया और चेतावनी दी कि अगर सरकार ने अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया तो आंदोलन होगा। उनके इस विरोध और जनता के आक्रोश के बाद सरकार ने ये पुष्टि की कि पेड़ों को बचाने के लिए वैकल्पिक रास्ते खोजे जाएंगे। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद भी इस संदर्भ में कुछ विरोध और प्रदर्शन जारी रहे और बाद में पेड़ों की कटाई जारी रहने के दावे किए गए, जिन्हें ऊपरी अधिकारी ने खारिज कर दिए। 90 के दशक में जब आसाम की धरती उल्फा के खौफ में जी रही थी, उसी दौरान उस आतंकी संगठन ने बोहाग बिहू के मौके पर एक फतवा जारी किया था कि बिहू के अवसर पर आसामी गीतों के अलावा किसी अन्य भाषा में गाना मना है। लेकिन जुबिन दा ने अपनी जान की परवाह किए बिना इस फतवे का डटकर विरोध किया और साहस पूर्वक कहा कि मैं एक कलाकार हूँ और लोगों के मनोरंजन के लिए गाऊंगा, चाहे वह गीत किसी भी भाषा का क्यों ना हो। जुबिन दा के मशहूर बोल हु द हेल यू आर और घंटा खातिर नौखारू आज भी आसाम के लोगों के बीच बेहद प्रसिद्ध है। 2018 में जब CAA को लेकर आसाम की जनता सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थी, तब जुबिन दा ने लोगों को संवेदनशीलता और एकता का संदेश देते हुए स्वयं भी आंदोलन में हिस्सा लिया। जुबिन दा का यही आचरण शासक दल की आंखों में खटक गया, लेकिन दादा ने सरकार की परवाह किए बिना जनता के साथ खड़े रहकर अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। जुबिन दा के इसी साहस और जन समर्पित स्वभाव ने उन्हें जनता का जनार्दन बना दिया। वे आसाम के लोगों के दिल की धड़कन बन गए और आसाम के राजा कहलाए। जुबिन दा कलागुरु आर्टिस्ट फाउंडेशन के संस्थापक थे। ये एक परोपकारी ट्रस्ट है जो कई सामाजिक कार्यों में सहयोग करता है, जैसे स्ट्रगलर छात्रों, प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ पीड़ित परिवारों और स्वास्थ्य संबंधी संस्थाओं की सहायता करना। अपने जीवन काल में जुबिन दा ने न जाने कितने लोगों की मदद की थी। अब उनके चले जाने के बाद जुबिन दा का ये लेगेसी को उनकी पत्नी गरिमा जी आज भी लोगों की मदद करके आगे बढ़ा रही है। इसका एक एग्जाम्पल हम सभी को दिखाई देता है, जब कोविड के दौरान लोगों को काफी मदद की बिना किसी प्रचार के। उनका ये कहना था कि ये समय पैसा कमाने का नहीं बल्कि इंसानियत दिखाने का है। उनके दिन की शुरुआत ही दूसरों की तकलीफें दूर करने से होती थी। जब भी वो अपने घर से स्टूडियो के लिए निकलते तो उनके घर के बाहर गरीबों अपनी परेशानियों के साथ खड़े रहते थे। किसी को इलाज के लिए पैसे चाहिए होते, तो किसी को बेटी की शादी के लिए, तो किसी को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, और जुबिन दा सबकी मदद किया करते। दिलचस्प बात तो ये है कि जुबिन दा दिन में सोते और रात में काम करते थे। उनका कहना था कि जब पूरी दुनिया सो जाती है तभी उनकी क्रिएटिविटी अपने चरम पर पहुंचती है। इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद भी जुबिन दा बहुत ही साधारण इंसान थे। स्टारडम और वैभव उन्हें छू भी
नहीं सके। वे सड़कों के किनारे आम चाय वालों और फास्ट फूड की दुकानों पर आम लोगों के बीच बैठकर चाय पीते और खाना खाते थे। गुवाहाटी की सड़कों पर उन्हें अक्सर आम लोगों के बीच गाड़ी चलाते हुए देखा जाता था। उन्होंने कभी अपने नाम और शोहरत को सर पर नहीं चढ़ने दिया। जुबिन-दा को फैशन में गहरी रुचि थी। एक तरफ वे अपने मिट्टी से जुड़े ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना पसंद करते तो दूसरी तरफ वेस्टर्न स्टाइल को भी अपनाते थे और इन दोनों का सुंदर मेल उनके पहनावे में साफ दिखाई देता था। जब भी जुबिन-दा किसी अवार्ड फंक्शन में शामिल होते या स्टेज परफॉर्मेंस देते तो उनके लिबास में हमेशा आसाम के हैंडलूम और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की कलाकारी की झलक देखने को मिलती थी। नेशनल और इंटरनेशनल स्टेज पर जुबिन-दा हमेशा आसाम के गमोसा को अपने सिर पर एक अनोखे अंदाज में बांधते थे, मानो वो आसाम को पूरे विश्व में रिप्रेजेंट कर रहे हो। निजी जिंदगी में भी जुबिन-दा के फंकी कपड़ों का शौक किसी से छिपा नहीं था। एक बार वे एक अजीब तरह की पैंट पहनकर सड़क पर नजर आए। एयर कंडीशन पैंट। एक रिपोर्टर उनके पास आए और मजाकिया लहजे में पूछा, जुबिन-दा आपका ये पैंट एसी जैसा है क्या? तो जुबिन-दा ने सच तरीके से जवाब दिया, एसी हॉक बीसी हॉक पैंट एक करुल। एसी पैंट नहीं एसी हॉक बीसी हॉक पैंट पहन रहा। मतलब एसी हो या बीसी, पैंट तो पैंट ही होती है। उनका ये जवाब उनकी मजाकिया और बेपरवाह शख्सियत को बखूबी दर्शाता था। जुबिन-दा का एक खास स्वभाव ये था कि अगर उन्हें किसी काम को न करने के लिए कहा जाए तो वो उसी काम को जरूर करते थे। यानी अगर आप चाहते थे कि जुबिन-दा कोई काम ना करे तो बस उन्हें बार बार वही काम करने के लिए मना कीजिए, फिर वे जिद में आकर वही कर डालते थे। उनका ये स्वभाव उन्हें एक दिलचस्प और अनोखा इंसान बनाता था। जुबिन-दा हमेशा आसाम के लोगों से जुड़े रहे, उनकी हर समस्याओं में साथ खड़े रहे और इसीलिए आसाम के लोग उन्हें अपना अभिभावक, गुरु, भाई और बंधु मानते थे। इस साल 18 सितंबर 2025 को जुबिन-दा सिंगापुर में आयोजित नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में शामिल होने गए। उसी दौरान वे क्यूबा डाइविंग करते हुए पानी में डूब गए और उनकी मृत्यु हो। उनकी आकस्मिक मृत्यु की खबर फैलते ही पूरे देश और दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई। उनकी मौत को लेकर सोशल मीडिया और न्यूज चैनल पर तरह तरह की खबर सामने आने लगी। जुबिन-दा की मौत साजिश या एक दुर्घटना, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि जुबिन-दा के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और इवेंट मैनेजर श्याम कानू महंत को पूरे हादसे में संबंधित संदिग्ध माना गया। इस मामले में सीबीआई जांच हुई और 5 जिनमें श्याम कानू महंत, सिद्धार्थ शर्मा, संदीपन गर्ग तथा निजी सुरक्षा अधिकारी नंदेश्वर बोरा और परेश वैश्य शामिल है। सभी को पहले 15 दिनों के लिए रिमांड भेजा गया, फिर रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद जेल भेज दिया गया। जुबिन-दा की अंतिम यात्रा में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लाखों लोग उमड़े, जिन्होंने आंसू बहाते हुए उन्हें विदाई दी। ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सभा थी जिसने लिम्का बुक में जगह बनाई। आसाम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा खुद जाकर जुबिन-दा के पार्थिव शरीर को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे। उन्होंने अंतिम यात्रा और अंतिम संस्कार के सभी अनुष्ठानों को बेहद श्रद्धा और सम्मान के साथ संपन्न कराया। पूरे आसाम में 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया। जुबिन-दा की अंत्येष्टि कहाँ की जाए, इस बात को लेकर काफी चर्चा हुई। अंततः माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोनापुर में एक स्थान निर्धारित किया और वहीं उनका समाधि स्थल बनाया गया। 12 साल पहले जुबिन-दा ने जोरहाट से लौटते समय सोनापुर के कमरकुंची में कुछ समय के लिए रुके थे। आज वही स्थल उनका अंतिम विश्राम स्थल बन गया है, जहाँ एक स्मारक बनाने की योजना है। यह मार्मिक संयोग उनके प्रशंसकों के लिए नियति का प्रतीक बन गया है और यह स्थान अब श्रद्धांजलि और स्मरण का केंद्र बन चुका है। उनके देहांत के बाद उनका गाया हुआ गीत मायाबिनी, जो आसामिया फिल्म दाग में था और 2001 में रिलीज हुआ था, बेहद ही वायरल हो गया। इस साल दुर्गा पूजा के दौरान विशेष रूप से असम और बंगाल के लगभग हर पूजा पंडाल में यह मायाबिनी गीत बजाया गया। कई गायकों ने विभिन्न कार्यक्रमों में यह गीत गाकर जुबिन-दा को श्रद्धांजलि दी। इस गीत को लेकर एक दिलचस्प किस्सा भी है। एक कार्यक्रम में जुबिन-दा ने कहा था कि उनकी मृत्यु के बाद लोग उनके लिए उनका गाना मायाबिनी गाए। इधर जनता ने अपने राजा जुबिन-दा को खोने के बाद उन्हें न्याय दिलाने के लिए जगह जगह आंदोलन शुरू कर दिए थे। अपने जीवन काल में जुबिन-दा हमेशा कहा करते थे कि मेरा कोई जात नहीं है, मेरा कोई धर्म नहीं है, मैं कंचनजंगा हूँ। और आखिरी दिनों तक दादा उनके फैंस के लिए जीते रहे और यही कारण है कि आसाम के लोग जुबिन-दा को इतना चाहते हैं। उनके गुजर जाने के कई दिन बाद भी लोग आंखों में आंसू लिए उनके समाधि स्थल को एक पवित्र तीर्थ स्थान में परिवर्तित कर चुके हैं। एक तरफ नमाज अदा की जा रही है तो दूसरी तरफ नाम कीर्तन हो रहे हैं। सरकार द्वारा जारी SOP को नजरअंदाज करते हुए लोग दिन रात उनके समाधि स्थल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि
श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लोग जुबिनदा के समाधि स्थल को जुबिन क्षेत्र नाम से पुकारने लगे हैं। आसाम की धड़कन और सांस्कृतिक प्रतीक जुबिनदा की लास्ट प्रोड्यूस एंड एक्टेड फिल्म रोई रोई बिनाले 31 अक्टूबर को भारत के 46 शहरों के सिनेमा घरों में रिलीज हुई। इस फिल्म को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता देखने को मिली और इसे खूब पसंद किया गया। आसाम के लोग अपने चहेते नायक और गायक को पर्दे पर आखिरी बार देखकर भावुक हो उठे। यह पहली आसामिया फिल्म है जिसका शो सुबह 4:30 बजे से शुरू हुआ और लोग इस फिल्म को देखने के बाद नम आंखों से सिनेमा घरों से बाहर निकल रहे हैं। इन सारे घटनाक्रमों को देखने के बाद हम सभी यह महसूस करने पे मजबूर हो जाते हैं कि जुबिनदा कितने महान व्यक्तित्व थे। उनकी जीवन शैली पूरे मानव जाति को यह सिखाती है कि पैसा, रुतबा और स्टारडम बहुत ही छोटी चीजें हैं। जनता के दिल का राजा तो सिर्फ प्यार और सादगी से ही बना जा सकता है। गौरतलब ये है कि किस तरह एक कलाकार को मान, सम्मान और प्यार दिया जाता है, ये हमें आसाम के लोगों से सीखना चाहिए। जुबिनदा और उनके फैंस पूरी दुनिया को ये दिखाते हैं कि असीम प्रेम से दिल जीते जा सकते हैं और प्यार बांटा जा सकता है। इसीलिए जुबिनदा आसाम के राजा थे और हमेशा रहेंगे। उनके जैसा न कोई था, न कोई है और न कोई रहेगा। हम सभी तहे दिल से चाहते हैं कि जुबिनदा को जल्द से जल्द न्याय मिले और हमें पूरा भरोसा है कि आसाम के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी बहुत जल्द ही जुबिनदा को न्याय दिलाने में सफल होंगे। और अगर आप भी चाहते हैं कि जुबिनदा को न्याय मिले तो कमेंट में जस्टिस फॉर जुबिन गर्ग जरूर लिखें। आइए हम सभी उस महान गायक, कलाकार और सच्चे इंसान को याद करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें और उनके ही गीत गा के उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। রাতের বুকুত কাঁপানো তোমার ছবি ধরা দিলা গোপনে আহি ইয়ার কোলা